हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं दक्ष स्टडी सेंटर सलूम्बर से आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज अपन जो टॉपिक लेके आए हैं वो है रीट लेवल प्रथम के प्रथम यूनिट में परिवार जो टॉपिक है उसकी अपन सबसे पहले बात करेंगे। आपकी यदि यूनिट फर्स्ट आप देखोगे तो उसमें परिवार एक टॉपिक दिया गया है, उसी की अपन सबसे पहले बात करेंगे और इसमें फिर अपन लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे। तो आप मेरे साथ आधा एक घंटा बना रहिए, मैं आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर करवा दूंगा। परिवार की अपन बात करेंगे। पहली बात तो परिवार जो है अपन अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, फैमिली बोलते हैं, ठीक है ना। और लैटिन फैमिली एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है और ये लैटिन भाषा के फेमुलस से बना है। तो आपको याद रखना है कि पहली बात तो यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई परिवार जो है लैटिन भाषा किस शब्द से बना है, तो फेमुलस से बना है। क्लियर। तो मेरे हिसाब से आपको कोई इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए। फेमुलस का अर्थ क्या होता है, तो आपको दिख रहा होगा नौकर या समूह जो है फेमुलस का अर्थ होता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब परिवार का अर्थ क्या है, वह स्थान जहाँ दो या दो से अधिक भिन्न लिंगीय स्वभाव के व्यक्तियों का निवास होता है तथा उनका वैवाहिक संबंध होता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है ना। यानी ये नहीं दो तुम दोस्त रहते हो, दो फ्रेंड रहती, दो बहनें रहती तो वो परिवार होगा, ऐसा नहीं है। परिवार का ये सिंपल सा अर्थ बताया कि भिन्न विपरीत लिंगी, ठीक है ना, और उनका वैवाहिक संबंध, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। दोनों महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं, यानी विपरीत लिंगी और वैवाहिक संबंध होना चाहिए, तो ही अपन उसको क्या कहेंगे, परिवार कहेंगे। दूसरी परिभाषा की अपन तरफ चलें तो जब लड़का या लड़की वैवाहिक संबंध के बाद साथ साथ रहते हैं तो वह स्थान क्या कहलाता है, परिवार कहलाता है। क्लियर। यानी लड़का लड़की विवाह के बाद जब साथ रहते हैं उसको परिवार कहते हैं। यदि साथ नहीं रहेगी तो परिवार नहीं होगा। तो बहुत बार कहते हैं लोग, भाई तुम्हारे परिवार छोड़ दिया यार, तुम्हारी वाइफ कहाँ है, तुम कहाँ हो, तो वो परिवार नहीं। फिर अब नोट देखिए बहुत अच्छा, केवल महिला, केवल पुरुष व केवल महिला व पुरुष वैवाहिक संबंध नहीं हो तो वह परिवार नहीं है। ध्यान रखिएगा, बहुत बार इस प्रकार सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो अपन को क्लियर पता होना चाहिए कि क्या परिवार किसे अपन बोलेंगे। यानी केवल महिला, केवल पुरुष, आए बस में ये होंगे तो, और वैवाहिक संबंध नहीं है तो वो परिवार नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट परिभाषा देखो, ऑगस्ट कॉम्टे के अनुसार क्या परिभाषा है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि ऑगस्ट कॉम्टे ने क्या कहा है कि परिवार समाज की आधारभूत इकाई है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि समाज की आधारभूत इकाई क्या है, तो परिवार है। प्लेटो ने क्या कहा है कि परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। ये बहुत बार मनोविज्ञान में भी क्वेश्चन आता है और सिंपल इधर भी क्वेश्चन बनता है कि बालक का प्रथम पाठशाला क्या है, तो परिवार है, और उसकी प्रथम जो अध्यापक है उसकी माँ होती है। नेक्स्ट परिवार की विशेषता देखिए, परिवार समाज की आधारभूत इकाई होती है, अपन जानते हैं, क्लियर सी बात है। परिवार बालक की प्रथम पाठशाला देख ही लिया अपन ने। समान आवास, समान भोजन एवं सामाजिक क्रियाओं का साथ साथ उपयोग परिवार में होता है। बिल्कुल सही बात है, यानी आवास भी एक जैसा हो, भोजन भी एक जैसा हो और सामाजिक क्रिया एक जैसी हो, परिवार है। बच्चों के लालन पालन की जिम्मेदारी माता पिता की हो, वह परिवार है। परिवार विवाह के उपरांत माना जाता है। ध्यान रखिए, बहुत ये विशेषता ही आपको पूछ ली जाएगी, निम्न कौन सी परिवार की विशेषता है, तो ये सारी विशेषता अपने ध्यान में होनी चाहिए। बहुत सिंपल सा टॉपिक है वैसे कि परिवार विवाह के उपरांत माना जाता है। परिवार में रक्त संबंधों का होना अनिवार्य नहीं है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आ जाता है, आई बात में, कि परिवार में क्या रक्त संबंधों का होना आवश्यक है क्या, तो परिवार में रक्त संबंधों का होना आवश्यक नहीं है। कोई मुझे बता सकता कमेंट करके कि क्यों भाई परिवार में रक्त संबंधों का होना आवश्यक क्यों नहीं है, कमेंट करके मुझे बताइए। देखें कि परिवार में रक्त संबंधों का होना अनिवार्य क्यों नहीं है, क्या आपके भाई बहन में रक्त संबंध नहीं है क्या, तो फिर ये लाइन कैसे लिख दी यहाँ पर कि परिवार में रक्त संबंधों का होना अनिवार्य नहीं। बताइए मुझे कमेंट करके, मैं आप कमेंट का वेट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए कि बच्चों के बीच अपनत्व या सहोदर का भाव होना चाहिए, परिवार है, ठीक है ना। अब मैं वापस ऊपर वाली लाइन के ऊपर वापस बता देता हूँ आपको कि परिवार में रक्त संबंधों का होना अनिवार्य क्यों नहीं है, क्योंकि आपके मम्मी पापा परिवार है लेकिन उनमें रक्त संबंध नहीं है, क्योंकि रक्त संबंध तो शादी नहीं होती। नोट देखिए, नौकर या दत्तक पुत्र भी परिवार का सदस्य माना जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। आपके परिवार में, आपके घर में यदि कोई नौकर काम करता है या दत्तक पुत्र आपने अडॉप्ट लिया, गोद लिया है, तो वो भी आपका परिवार का सदस्य ही माना जाता है। क्लियर। चलिए अब परिवार के प्रकार देखते हैं अपन। परिवार मुख्य रूप से दो प्रकार का है, ठीक है ना, एक एकल परिवार, एक संयुक्त परिवार। एकल परिवार क्या है, पति पत्नी तथा अविवाहित संतान। ध्यान दीजिएगा, पति पत्नी और अविवाहित संतान क्या होगा, एकल परिवार। जैसे मान लो आपके माता पिता और आप हैं, लेकिन आपकी अभी तक शादी नहीं हुई तो आप एकल परिवार मानते हो, यानी जहां दो पीढ़ियां रहती हो। आई बात में, कितनी पीढ़ियां रहती हो, दो। और निर्णय लेना आसान होता है ऐसे परिवार में, क्योंकि गिन चुन के आदमी चार हैं तो निर्णय लेने में कोई ज्यादा समस्या नहीं आने वाली। तो एकल परिवार क्या हो गया, यानी आपके मम्मी पापा और आप, लेकिन आपकी शादी नहीं हुई हो बशर्त,
यदि आपकी शादी हो गई तो फिर ये एकल परिवार नहीं होगा, और 2 पीढ़ियां हैं, निर्णय लेने में आसान होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन संयुक्त परिवार। तो संयुक्त परिवार देखो, पति पत्नी तथा विवाहित संतान, यानी आपके माता पिता और आपकी शादी हो गई तो वो क्या हो गया, संयुक्त परिवार, यानी कम से कम 2 पीढ़ी। देखो क्यों, जरूरी नहीं कि आपके बच्चे हों, लेकिन कम से कम 2 पीढ़ी यहाँ पर होंगी 2 से अधिक हो सकती हैं, लेकिन एकल परिवार में 2 से अधिक पीढ़ी नहीं होंगी। अंतर ध्यान से समझेगा, एकल परिवार में 2 से अधिक पीढ़ी नहीं होंगी, लेकिन संयुक्त परिवार में कम से कम 2 पीढ़ी में 2 से अधिक हो सकती हैं। बालक के सर्वांगीण विकास हेतु सर्वश्रेष्ठ, बहुत इंपॉर्टेंट बात। देखो 2 क्वेश्चन बनते हैं कि एकल परिवार में क्या अच्छाई है। एकल परिवार में ये होता है कि डिसीजन आसानी से लिया जा सकता है। संयुक्त परिवार में क्या अच्छा होता है कि बालकों का सर्वांगीण विकास अच्छा होता है। अब देखो दो चीजें और लिखे हैं, इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा ये वाली, कि विधवा प्लस विवाहित संतान संयुक्त परिवार, विधवा प्लस अविवाहित संतान एकल परिवार। जैसे मान लो कि कोई विधवा है और उसके बच्चों की शादी हो चुकी है, तो वो किस प्रकार का परिवार हो गया, संयुक्त परिवार। लेकिन कोई विधवा है और उसके अभी बच्चों की शादी नहीं हुई है, तो वो किस प्रकार का परिवार है, किस प्रकार परिवार है, एकल परिवार। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार में क्या अंतर है। एकल परिवार आपके माता पिता और आपकी शादी नहीं हुई, ध्यान रखना, आसानी से निर्णय ले जा सकते हैं। संयुक्त परिवार आपके माता पिता आप, लेकिन आपकी शादी हो गई है, ठीक है ना, तो आपके बच्चों का विकास भी अच्छा होगा, संयुक्त परिवार होगा। और विधवा, ये दोनों चीजें समझ में आ गए। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है यहाँ, परिवारों का विघटन, यानी आज परिवारों का जो विघटन हो रहा है उसका कारण क्या है। तो स्वतंत्र रहने की इच्छा, हर व्यक्ति की अपनी अपनी इच्छा होती है, भाई मैं स्वतंत्र रहूं, अलग रहूं, मेरी मन मर्जी के अनुसार जीऊं, जब मेरी इच्छा हो तब सोऊं उठूं जागूंगी। घर परिवार में तो क्या होगा, घर में यदि साहस है तो कहेगी बेटा सुबह जल्दी उठो, हैं 6 बजे उठो, 8 बजे, लेकिन यदि एकल रह रहे हैं तो 8 बजे का ठिकाने नहीं, 10 बजे का ठिकाने नहीं, जब इच्छा हो तब उठ जाओ। उच्च शिक्षा का होना, आजकल थोड़ी बहुत शिक्षा पढ़ लिख गए बच्चे, तो उनको लगता है कि नहीं मेरे माता पिता मेरे बोझ हैं, तो परिवार में विघटन हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। लोगों की विलासिता, आ गई मेरी वाली बात जो भी बता रहा था कि विलासिता मतलब उठने के ठिकाने नहीं, सोने के ठिकाने नहीं, तो वो हो गए विलासिता का जीवन। फिर है निहिनता व बेरोजगारी, ये भी ध्यान रखिएगा, बेरोजगारी भी एक बड़ा कारण है, निर्धनता भी एक बड़ा कारण है, कि जिससे कारण से क्या होता है कि परिवारों में विघटन होता है। परिवारों की आर्थिक स्थिति का निम्न होना, बिल्कुल सही बात है, गरीबी होगी तो लड़ाई होगी। कहते हैं ना भाई, आटा की लेवल कहानी सुनी होगी आपने। लोगों का घर छोड़कर बाहर नौकरी पर चले जाना, अभी लॉकडाउन में सबको याद आ गया वापस घर, ठीक है ना। जो भी ये घरों से जो बाहर रह रहे लोग, अब दूर कमाई के चक्कर में चले जाते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, परिवार अलग अलग हो जाते हैं। बाहरी सदस्यों का परिवार के प्रत्येक मामले में हस्तक्षेप, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है भाई। यानी आपका पड़ोसी आपके घर में यदि राजनीति कर रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका घर टूटेगा। और यही बात यहाँ पर हो रही है कि बाहरी सदस्यों को परिवार में हस्तक्षेप यदि होगा तो परिवार क्या होगा, विघटित होगा। आपसी संबंध, पापा मम्मी भाई बहन दादा दादी, अब जानते हो, नोट्स मेड बाय बी आर यादव। ओके, अब ये तो हो गया परिवार के बारे में, सामान्य जानकारी मैंने दे दी, आपको समझ में आ गया होगा क्लियर सा। इसमें 2 ही बात इंपॉर्टेंट है, एकल परिवार क्या होता है और संयुक्त परिवार क्या होता है, परिवार का विघटन कैसे होता है। अब आती है कुछ सामाजिक बुराइयां, इसी यूनिट में पॉइंट नंबर 2 जो अपना है वो है सामाजिक बुराइयां। देखो समाज के लोगों द्वारा समाज के विरुद्ध, देखो सामाजिक बुराई कहते किसे अपन को, पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए कि समाज के लोगों द्वारा समाज के विरुद्ध यदि कोई कार्य किया जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, सामाजिक बुराई बोलेंगे। अब आपको सर ये कैसे, मतलब समाज के विरुद्ध यदि कोई काम कर रहे हो, तो देखो बहुत सारे समाज क्या होते हैं कि उनमें, जैसे आपने देखा होगा कुछ वर्ग अलग अलग होते हैं, कुछ वर्गों में ये होता है कि भाई बाजा बजेगा, बैंड बजाएंगे शादी के अंदर, तो वो सामाजिक बुराई नहीं मान रहे। कुछ लोगों नहीं भाई सामाजिक बुराई हमारे तो ये अलाउ नहीं है, तो वो ये है कि समाज के लोगों द्वारा समाज के विरुद्ध यदि कोई कार्य किया जा रहा है तो वो सामाजिक बुराई मानता है। अब सामाजिक बुराई कौन कौन सी हैं, मुख्य रूप से आपको जो सिलेबस में मेंशन उनकी एक बात करेंगे। सबसे पहले बाल श्रम, देखो सरकार द्वारा निर्धारित आयु से कम आयु के बच्चों से कार्य करवाना बाल श्रम है। यानी आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि बाल श्रम क्या है। यानी कोई ये कहे 14 वर्ष से छोटे बालक को बाल श्रम कहते हैं, कोई ये कहे 18 वर्ष से छोटे बालकों को कहते हैं, कोई ये कहे 15 वर्ष से छोटे बालकों को बाल श्रम कहा जाता है, ऐसा नहीं है। बाल श्रम किसे कहेंगे अपन, कि सरकार द्वारा निर्धारित आयु से कम आयु के बच्चों से कार्य करवाना बाल श्रम है। याद रखेगा क्लियर कि सरकार द्वारा निर्धारित आयु, यानी आपकी एक निर्धारित आयु कर दी, क्योंकि अलग अलग कानूनों में अलग अलग आयु है, 14 वर्ष भी है, 15 भी है, 18 भी है, तीनों में आपको बता रहा हूँ कौन कौन कब कौन से नियम लागू होता है। देखिए पॉइंट नंबर 1 आपको दिख रहा होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 मौलिक अधिकारों में आता है, ठीक है ना, आर्टिकल 24 मौलिक अधिकारों में। तो अनुच्छेद 24 जो ये कहता है कि 14 वर्ष कम उम्र के यदि बालक कार्य करते हैं तो वो बाल श्रम आता है। बात समझ में आ गई आपको। तो ये नहीं कि 14 वर्षीय। देखो नेक्स्ट, कारखाना अधिनियम क्या कह रहा है, कारखाना अधिनियम 1948, ध्यान दीजिएगा, कारखाना अधिनियम 1948 क्या कह रहा है उसको देखते अपन। ये कह रहा है कि 15 वर्ष से यदि कम आयु का कोई बालक है
तो वो क्या हो जाएगा, बाल श्रम आ जाएगा। और खान अधिनियम क्या कह रहा है कि 18 वर्ष से कम आयु का बालक क्या हो जाएगा, बाल श्रम। तो अब मेरी वाली परिभाषा आपको समझ में आई होगी कि जो आपके माथे मारा को भी बाल श्रम किसे कहेंगे कि 14 वर्ष से छोटे बालकों को काम करवाना बाल श्रम। ऐसा नहीं है, 14 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 18 भी। इसलिए ज़्यादा अच्छी परिभाषा क्या हो जाएगी कि सरकार द्वारा निर्धारित आयु से कम आयु के बच्चों से कार्य करवाना बाल श्रम है। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? यदि समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा। अब देखो इसमें अपवाद कुछ हैं, यानी 14, 15, 18 याद रखिएगा। मूल अधिकारों में 14 वर्ष का उल्लेख मिलता है, कारखाना अधिनियम 1948 में 15 वर्ष मिलता है और खान अधिनियम में 1952 में 18 वर्ष मिलता है। और ये तीनों क्वेश्चन बनते हैं, तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा। अब अपवाद क्या है, विद्यालय के पश्चात घर के व्यवसाय में कार्य करना। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है ये विद्यार्थियों के लिए। ऐसा नहीं कि सर अब तो हम घर में कोई काम करेंगे ही नहीं क्योंकि बाल श्रम आ रहे हैं, छोटे बच्चे तो कुछ काम ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। विद्यालय के पश्चात स्कूल कॉलेज के बाद में यदि घर में आप कोई काम करते हो तो बाल श्रम नहीं है ना। मम्मी पापा को ज्ञान नहीं देना है कि नहीं हम तो बाल श्रम है या कान या अधिनियम लग जाएगा, ये लग जाएगा, कुछ नहीं लगने वाला। अपनी योग्यता और कौशल के आधार पर चलचित्र, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, अपनी योग्यता कौशल के आधार पर चलचित्र, नाटक, मूवी में अभिनय करना, ठीक है ना, ये बाल श्रम नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि बहुत बार इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि भाई एक छोटी बालिका है जो थिएटर में काम कर रही है, तो क्या वो बाल श्रम अधिनियम के खिलाफ काम नहीं कर रही है या अगेंस्ट काम नहीं कर रही है, तो सरकार क्या कर रही है? बहुत सारे कुछ लोग इस पर बहस करने लग सकते हैं जिसको पूरा ध्यान नहीं हो। तो ध्यान रखिएगा इसकी ये अपवाद की श्रेणी माने, यानी ये काम कर सकते हैं, यानी स्कूल से आने के बाद आप कोई काम कर सकते हो घर का, या आपके अंदर जो कौशल है चलचित्र, नाटक, मूवी, इनमें भी आप अभिनय कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा कोई खतरनाक खेल आप नहीं कर सकते हैं। चलिए बाल श्रम के कारण देखो क्या क्या है। जनसंख्या में वृद्धि होना, सही बात है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या, कहाँ सबको रोजगार मिले भाई, फटाफट नौकरी पालो यूँ। निर्धनता, बेरोजगारी का होना बाल श्रम है। माता पिता के द्वारा बच्चों को स्कूल नहीं भेजना, ये भी एक बड़ा कारण है। सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का क्रियान्वयन न होना, सरकार ने बहुत सारे कानून बना रखे हैं लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं होता है। सस्ता श्रम मिलना, छोटे बच्चे होते हैं आसानी से काम भी खूब करते हैं दौड़ दौड़ के और पैसे भी कम देने पड़ते हैं, तो ये भी बाल श्रम कारण है। बच्चों का शोषण आसानी से नहीं हो सकता है, यही बात आ गई। तो ये सारे के सारे क्या है, बाल श्रम के कारण हैं। अब बाल श्रम के दुष्परिणाम क्या हो देखिए, तो शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे बेचारे काम करते रहते हैं, उनका शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाए। शिक्षा का स्तर जो है नीचा रह जाता है। बच्चों में जीवन स्तर का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। परिवार की स्थिति खराब होना और बेरोजगार बढ़ना, ये सभी कारण हैं। अब देखो बेरोजगारी की बात करते हैं अपन। 15 से 64 वर्ष या 64 आयु वर्ग के लोग जो काम करना चाहते, काम नहीं मिलता, वो क्या हैं, बेरोजगार। अब देखो आप एक तरफ कहोगे कि सर 18 वर्ष वाला, एक कह रहे हो सर 14 से आपने बेरोजगारी बोल दी, तो भैया यही है क्योंकि 14 वर्ष तक है ना, वो अलग अलग अधिनियम बात अलग है। बाकी सामान्य 14 वर्ष तक है, उसके बाद में तो आप बाल श्रम में नहीं आ रहे हो। तो वो ये 15 वर्ष से 64 वर्ष के आयु के लोग यदि काम करना चाहते हैं और उनको काम नहीं मिल रहा, तो वो क्या है, बेरोजगारी की श्रेणी में आते हैं। भाई आपसे पूछ ली भाई बेरोजगारी क्या है, बेरोजगार किसे कहोगे, तो 14 वर्ष से लेके 64 वर्ष तक की आयु के लोगों को यदि काम नहीं मिलता, हाँ बस जर तो वो काम करना चाहते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। चलिए बाल श्रम उन्मूलन के लिए क्या क्या किया गया, तो देखिए बाल श्रम उन्मूलन के लिए क्या क्या संवैधानिक प्रावधान क्या है। अनुच्छेद 24 आर्टिकल 24, यदि आपको नहीं दिख रहा हो तो देख लीजिएगा। आर्टिकल 24 की बात कर रहा हूं मैं कि कारखानों आदि में बालकों का नियोजन का प्रतिषेध। अपन को पता है, मैंने अभी बताया था कि भाई मूल अधिकारों में इसका उल्लेख मिलता है कि अनुच्छेद 24 में ये लिखा हुआ है कि बालकों से आप काम नहीं करवा सकते हो। तो आप यानी ऐसा कर रहे हो तो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हो। सिंपल सी बात है, सीधी जेल हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है। अनुच्छेद 21A क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। ये भी सही बात है, तो ये भी उल्लंघन कहीं ना कहीं हो रहा है यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो, उन बालकों के अधिकारों को हनन कर रहे हो। नेक्स्ट है RTE 2009 की पालना, बिल्कुल ये भी बात सही है। RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है उसका भी अपन को ध्यान रखना है। और कब लागू हुआ था RTE, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट है अनुच्छेद 39A, ये भी ध्यान रखिएगा, ये नीति निर्देशकता, तो जिसको अपन DPSP बोलते हैं, ठीक है ना। DPSP उनमें आता है कि 39E किसी भी महिला और पुरुष को ऐसे कार्य न करवाए जाए जिससे उनको, देखो 39E क्या है, किसी भी महिला व पुरुष को ऐसे कार्य पर नहीं रखा जाए जो उनके कार्य के अनुसार ना हो या उनके हेल्थ के लिए खतरनाक हो, तो इस प्रकार काम ना करवाएं। अब कानूनी प्रावधान क्या है देखिए, तो 1979 में गुरुपद स्वामी समिति बनी थी
किसी पारिश पर 1986 में बाल श्रम निषेध अधिनियम बनाया गया। याद रखिएगा, बाल श्रम निषेध अधिनियम कब बना? 1986 में। अभी बाल श्रम निषेध अधिनियम जो 1986 है उसमें क्या प्रावधान है? सजा का प्रावधान है 3 माह से 1 वर्ष तक कठोर कारावास या 10,000 से 20,000 तक का दंड, ठीक है ना। लेकिन इसमें संशोधन कब किया गया? 2016 में, ध्यान रखिएगा। यानी जो पहले जो 10,000 दंड था उसमें क्या कर दिया? 20,000। जो आपसे पूछ ले भाई इसमें संशोधन कब किया गया? 2016 में। इसके बाद में संशोधन भी इसमें किया गया है। नेक्स्ट सामाजिक बुराई आ जाती है बाल विवाह, बाल श्रम के बाद में। यानी बाल विवाह क्या है या अपन किसे बाल विवाह कहेंगे, ठीक है ना। बाल विवाह का अर्थ क्या? देखो, पहला ही सरकार द्वारा निर्धारित विवाह योग्य न्यूनतम आयु से कम आयु के बालक या बालिकाओं का विवाह करना क्या है भाई? बाल विवाह। यानी सरकार द्वारा निर्धारित यदि जो आयु है वो सरकार द्वारा निर्धारित क्या है उसकी अपन बात करते हैं। तो वर्तमान में जो है वो न्यूनतम आयु लड़कों के लिए कितनी? 21 और लड़कियों के लिए कितनी? 18, ठीक है ना। अभी रीट की जो तैयारी करो ना बहुत सारे एलिजिबल भी हो जाएंगे शादी के लिए, वो इसी उम्र के हैं, मैक्सिमम बच्चे होते हैं। बाल विवाह के कारण क्या है? माता पिता द्वारा बेटियों की शादी को बोझ समझना, पहला कारण तो भाई बेटियों को बोझ समझना। शिक्षा का अभाव होना, परिवार की आर्थिक स्थिति का निम्न होना, रूढ़िवादी परंपराओं और बाल विवाह के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक नहीं होना। बहुत सिंपल सा टॉपिक है लेकिन फिर भी ध्यान रखना। बाल विवाह के दुष्परिणाम क्या होंगे? सिंपल सी बात है कि बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास नहीं होगा, शिक्षा में वंचित रह जाएंगे, लड़कियों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, बाल विवाह के पश्चात उत्पन्न होने वाले संतानों का अस्वस्थ होना, सर्वश्रेष्ठ परिवार का निर्माण नहीं बन पाना और जनसंख्या में वृद्धि होना। नेक्स्ट समस्या आ गई अपने पास में दहेज प्रथा। दहेज प्रथा का क्या अर्थ है? यानी वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष से विवाह के अवसर पर आवश्यक शर्तों को पूरा करना एवज में जो चल और अचल संपत्ति ली जाती है उसको क्या कहा जाता है? दहेज कहा जाता है। नहीं, दहेज वर पक्ष लेता है, किससे लेता है? वधु पक्ष से। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि वर पक्ष वधु पक्ष को दे, वो दहेज नहीं है। शर्तें देखो क्या है? विवाह से पूर्व, विवाह के दौरान, विवाह के पश्चात, ये सभी क्या है? दहेज ही है। अब दहेज निवारण हेतु कानून, ये ध्यान रखना अपन को। तो दहेज निवारण हेतु जो कानून बनाया गया वो है 1961, दहेज निषेध अधिनियम 1961। मंजूरी हुई इसको 20 मई 1961 और लागू हुआ 1 जुलाई 1961 को। क्लियर? ये पहले जम्मू कश्मीर में नहीं था, 31 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर में लागू हो गया। अब क्या है भाई ये दहेज? यदि दहेज विरोध या दहेज लिया है आपने तो क्या हो सकता है? संघ या गैर जमानती अपराध है, यानी कि आपको जेल जाना ही पड़ेगा भैया यदि दहेज लिया है दूसरे पक्ष की मर्जी या नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दहेज लिया है तो आपको सजा होगी, ठीक है ना। सजा 5 वर्ष या 15,000 रुपये, दोनों पक्षों का दोष माना जाएगा इसमें। दहेज के लिए आईपीसी जो धारा है 1860 में इसका प्रावधान है और वो धारा है 498A। ध्यान रखिएगा, आईपीसी की धारा 498A में लिखा हुआ है कि 3 वर्ष की सजा और 10,000 रुपये का जो है, सॉरी 1 लाख रुपये तक का, 10,000 नहीं 1 लाख रुपये तक का आर्थिक दंड का प्रावधान है ना, वधु पक्ष को प्रताड़ित करने पर। ये अपनी कुछ सामाजिक बुराइयां थी जो मैंने आपको करवा दिया कंप्लीट। अब इस पे अपन कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। परिवार क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया कि भाई सामाजिक बुराई क्या है। सामाजिक बुराई में अपन ने बाल श्रम देखा, बाल श्रम के बाद में अपन ने बाल विवाह देखा और दहेज प्रथा, ठीक है ना। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी अपन बात यहाँ पर करने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन की। ध्यान से सुनिएगा और क्वेश्चन के जवाब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी कथन किसका है? कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी कथन किसका है, ये मुझे को बताइए। अभी शायद ये परिभाषा आई होगी, नहीं आई तो मैं बता देता हूँ। अरस्तु का कथन है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। किस प्रकार के परिवार में कलह की संभावना सबसे ज्यादा रहती है बताइए? एकल परिवार में, मात्रात्मक परिवार में, पित्रात्मक परिवार में कि संयुक्त परिवार में? क्लियर सी बात है। यदि घर में वो कहते हैं 2 बर्तन होंगे तो बोलेंगे भी या घुड़बड़ाएंगे भी, तो वही बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि संयुक्त परिवार में। जब पति पत्नी और बच्चे हैं तो उनको कौन झगड़ा करने वाला? हाँ, उनकी शादी होने के बाद झगड़े होंगे तो शादी होने के बाद तो संयुक्त परिवार हो गया। नेक्स्ट, एकल परिवार के सदस्य अधिक आत्मनिर्भर रहते हैं, कथन सत्य है? ऑप्शन ए, आंशिक रूप से सत्य है, बिल्कुल सत्य है, पूर्ण रूप से सत्य है और इनमें से कोई नहीं। तो देखो, एकल परिवार के सदस्य अधिक आत्मनिर्भर रहते हैं, ये कथन पूर्ण रूपेण सत्य है। और ये सत्य कैसे है इसको मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। एकल परिवार यानी मम्मी पापा और उनके एक संतान या 2 संतान, ठीक है ना। तो अब ये कमाएंगे और ये खाने वाले हैं,
तो ये कहीं ना कहीं अपने आत्मनिर्भर रहते हैं। और या जैसे दूसरा कारण मैंने बताया था कि भाई जैसे बाहर चले गए कमाने के लिए तो परिवार टूटेगा, तो एकल परिवार हो जाएगा। तो पूर्ण रूप से सत्य है कि आत्मनिर्भर रहते हैं ये, क्योंकि जब परिवार बड़ा होता है तो सोचते हैं दादा कमा लेंगे, दादी कमा लेंगे, भैया लाएगा, भाभी लाएगी, कोई ना कोई तो कमाएगा, इसलिए आत्मनिर्भर नहीं होते, वहाँ जो है दूसरों पर निर्भर रह जाते हैं। परिवार की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, परिवार की विशेषता नहीं है। विवाह एवं यौन संबंध बिल्कुल परिवार तभी माना जाएगा। समाज विरोधी कार्य करना, वंश परंपरा, सार्वभौमिक संगठन, तो समाज विरोधी कार्य करना ये विशेषताओं में नहीं आती है। भारतीय संविधान में प्रत्यक्ष रूप से किसके ऊपर चर्चा, भारतीय संविधान में प्रत्यक्ष रूप से किसके ऊपर चर्चा किया गया? मादक पदार्थ, एक सेकेंड, हाँ जी, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 की अपन बात कर रहे थे। हाँ, कि भारतीय संविधान में प्रत्यक्ष रूप से किसके ऊपर चर्चा की गई? मादक पदार्थ के ऊपर, दहेज प्रथा के ऊपर, बाल श्रम के ऊपर और सती प्रथा के ऊपर। भारतीय संविधान में किस पर चर्चा की गई इसमें से आपको ये बताना, क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब देना है। तो क्लियर रूप से जो भारतीय संविधान जिसका उल्लेख मिलता है वो है बाल श्रम। किसका उल्लेख किया गया भाई? बाल श्रम का। सती प्रथा के विरुद्ध सर्वप्रथम प्रयास किया गया, चलो ठीक है, ये क्वेश्चन है लेकिन फिर भी समाज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन तो आपको ध्यान रखना है। ये राजा राम मोहन राय ने की थी सबसे पहले प्रयास और इन्होंने रोक भी लगवाई थी। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम कब बना? चलिए, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम कब बना? तो इसका आंसर सही है 1956 में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम बना। बालक को सर्वप्रथम समाज में आपस में मिलजुल कर रहने की शिक्षा दी जाती है। यानी बालक को सर्वप्रथम आपस में समाज में आपस में मिलजुल कर रहने की शिक्षा दी जाती है। राष्ट्र, पड़ोस, समाज और परिवार, तो कहाँ से दी जाती है भाई ये शिक्षा? तो ये परिवार से मिलती है, ठीक है ना। अरे परिवार होगा तो परिवार ही बताएगा भैया आपस में मिलजुल कर रहना, परिवार ही नहीं है तो कौन बताएगा? समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा एग्जाम में। देखो क्वेश्चन बहुत छोटे हैं लेकिन आते हैं एग्जाम में। तो दिख रहा वैसे आंसर पहले से लगा हुआ इसमें PDF में। तो परिवार जो है समाज की सबसे छोटी इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस परिवार में सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक दायित्वों के क्षेत्र में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की प्रधानता होती है वह होते हैं, ऑप्शन ए एकल परिवार, बी संयुक्त परिवार, सी मातृसत्तात्मक परिवार और डी मातृवंशीय परिवार। बताइए, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी मातृसत्तात्मक परिवार। क्योंकि एक बार वापस में क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्यों कि जिस परिवार में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक दायित्वों के क्षेत्र में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की प्रधानता होगी, जहाँ स्त्रियों की प्रधानता होगी तो मातृसत्तात्मक हो जाते हैं और जहाँ पुरुषों की होती है वो पितृसत्तात्मक हो जाते हैं। ऐसे परिवार जिन परिवार की सत्ता पुरुष सदस्यों के हाथ में होती है, यही मैं अभी बात बता रहा था, तो क्या परिवार हो जाएंगे? वो पितृसत्तात्मक परिवार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेस्ट मार्क के अनुसार परिवार, आरंभिक परिवार किस प्रकार होते हैं? वेस्ट मार्क के अनुसार ये लेखक है, इनके अनुसार आपको बताना कि किस प्रकार के परिवार किस प्रकार होते हैं। एक बहुविवाह, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह और एक विवाह, तो एक विवाह परिवार होते हैं। नेक्स्ट है परिवार के सदस्यों में मतेक और निष्ठा का समाप्त हो जाना, संबंधों का टूट जाना, पृथकता में विकास हो जाना क्या कहलाता है? सामूहिक विघटन, पारिवारिक विघटन, व्यक्तिगत विघटन और तलाक। तो इसका सही आंसर क्या चला जाएगा भाई? पारिवारिक विघटन। आपको भाई क्लियर दिख रहा है ना पारिवारिक विघटन क्यों बोल रहे हैं इसको? नेक्स्ट, परिवार की संपत्ति में परिवार के सभी सदस्यों का अधिकार जन्मजात होता तो है ही, लेकिन कौन सा नियम है ये? मिताक्षरा का नियम, दाई भाग का नियम, परवर्ग का नियम और संबिड का नियम। ये आपको मैंने नहीं बताया लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आया हुआ पहले एग्जाम्स में, तो इसलिए आपको यहाँ शामिल किया गया। तो ये है मिताक्षरा का नियम है। निम्न से कौन एक संयुक्त परिवार कायम करने के लिए उत्तरदायी है? समाजवाद, व्यक्तिवाद, ग्रामीणवाद और नगरीवाद। आंसर दे सकते हो ग्रामीणवाद, ग्रामीण में संयुक्त परिवार मिलेंगे, नगरीय में संयुक्त परिवार नहीं मिलेंगे। मनु के अनुसार कौन सा विवाह सर्वोत्तम है? मनु के अनुसार कौन सा विवाह सर्वोत्तम है? तो ब्रह्म विवाह सर्वोत्तम माना जाता है। किस अधिनियम के आधार पर हिंदू विवाह को एक सामाजिक समझौता माना जाता है? और वो है हिंदू विवाह विच्छेद अधिनियम 1955 बी। तो आप सभी ने ये वीडियो देखा होगा, थोड़ा जल्दी बनाने की कोशिश की है मैंने,
फिर भी यदि जल्दी लगा हो तो आप आराम से पॉज दे दे के इन नोट्सों को स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पीडीएफ बना सकते हो और देख सकते हो। आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शाम को फिर से वीडियो बना के डालने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। इसी प्रकार से आप लगा